एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जहां पर देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा रेपो रेट को रिड्यूस किया गया है। ये रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है और इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखेंगे। ए टू जेड मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँ। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमने कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको सीरीज वाइज वॉच कर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट कर रहे हैं और आपको यहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल है, स्टूडेंट आप कोर्स बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर, या डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके भी इसको आप बाय कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आपको कोर्स फीचर्स की बात करें तो क्या होंगे। यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगा। मीन्स ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट होता है आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर जाके डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट को कट क्यों किया गया है, इसका क्या इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है। ए टू जेड हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन क्या किया गया है रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 6.7% रहने वाला, ओके 6.7% रहने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 की बात करें जो कि रिड्यूस हुआ, वन ऑफ द यही है क्योंकि हमारी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, तो इसीलिए रेपो रेट को रिड्यूस किया गया ताकि इकोनॉमी में जीडीपी का बूस्ट हमें देखने को मिले, राइट। ये है। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो ये भी डिक्लाइन है, और क्योंकि इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रेपो रेट को कम कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट अबव होता, जो भी हम देखते हैं कि 2% से 6% के अबव होता, तो रेपो रेट को हम इंक्रीज ही करते। ये क्या, कैसे, मैं आपको भी बताऊंगी। ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस की वजह से इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल ही रहेगी, हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल्स हैं वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसे कुछ होता है जिसका असर इंडियन इकोनॉमी पर हमें देखने को मिल सकता है, राइट। देखो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। पर एक पर्टिकुलर लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो जाकर आप वॉच कर। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 2016 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैब्लिश किया गया। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती थी कि क्या डिसीजन लेना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को कैसे यूज करना। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, तो एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये 6 मेंबर बॉडी, ओके, ये इसमें 6 मेंबर हैं। यहाँ पर जो 3 मेंबर होते हैं फ्रॉम द आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में जो कि रिसेंट 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई बने हैं, संजय मल्होत्रा, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया एंड यहाँ पर डिसीजन उन्होंने। आपको पता है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें एक जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं एंड आरबीआई के ऑफिशियल नॉमिनेट करते हैं बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड एक नॉमिनेट करते हैं। मीन्स टोटल 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो टोटल 6 मेंबर बॉडी होते हैं। उनके वर्क क्या होता है, सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया और रेपो रेट को रिड्यूस किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट क्या होता है, इसको समझिए बहुत आसान लैंग्वेज में। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई शॉर्ट टर्म मनी
देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इट मीन्स जो रेपो रेट दिया जाता है, रेपो जो लोन दिया जाता है वो अगेंस्ट सिक्योरिटीज पर दिया जाता है, तो ये सिक्योर होता है, राइट। ये है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है एंड द रेट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म लैंडिंग है और इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रखे जाते हैं। ओके, ये है। अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे जो लोन होता है वो जो होता है ज़्यादा, जो लोन होता है वो कॉस्टली हो जाता है और इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। एट द सेम टाइम जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं होता है तो रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि चीपर लोन हो जाए, लोन सस्ता हो जाए, इंक्रीज हो जाए मनी सप्लाई में और इकोनॉमी को बूस्ट, ओके, इकोनॉमी स्टूमुलेट हो। तो ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है रेपो रेट के अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सिचुएशन कैसी चल रही है। एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है जहां पर अपोजिट ऑफ रेपो रेट होता है। यहाँ पर हमने देखा कि कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है किससे, आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक से, और एक जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो कि रेपो रेट से लोअर होता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें, लोअर देन रेपो रेट होता है। रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या देखा आपने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक रखती हैं पर किसके पास, आरबीआई के पास। तो जब लोन वापस कर देते तो अपने ही सिक्योरिटीज वापस बाय कर लेती, इसीलिए हम रेपो रेट को रीपर्चेज रेट से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि रेपो रेट क्या होता है और अकॉर्डिंग टू रेपो रेट इंक्रीज कब किया जाता है, डिक्रीज कब किया जाता है। अब इसके साथ इन्फ्लेशन के साथ इसका रिलेशन समझ, हाउ रेपो रेट इफेक्ट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ कैसे, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है स्टूडेंट, इन्फ्लेशन मीन्स होता है जब इकोनॉमी में कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस होता है। ओके, कंसिस्टेंट, आपको लगातार अगर इकोनॉमी में प्राइस, जनरल प्राइस जो है वो इंक्रीज देखने को मिला, इट मीन्स वो इन्फ्लेशन है। ओके, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड ग्रेटर होता है, सप्लाई इकोनॉमी में कम होती है और मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए आरबीआई के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये सारे टूल्स का, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। अब इसका एक रिलेशन समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन डिक्रीज हो, मीन्स महंगाई कम हो जाए। ये सर्कल कैसे चलता है, इस सर्कल से हम समझ, आरबीआई रेस कर देती है रेपो रेट ताकि जो बोरोइंग हो वो मोर एक्सपेंसिव हो जाए। मीन्स अगर रेट, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बोरोइंग क्या करेंगे, कम कर देंगे, कम हो जाएगा, जिससे बैंक जो है वो हायर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर और बिजनेस को देंगे। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो आगे वो बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को भी हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे। ओके, इससे ये होता है एक्सपेंसिव लोन होता है जिससे रिड्यूस हो जाती हैं बोरोइंग, जिससे जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो जाता है और स्पेंडिंग कम हो जाती है, मीन्स डिमांड कम हो जाता है, और अगर डिमांड कम हो गया तो लोअर प्राइस हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो इस सर्कल से आपने समझा कि कैसे ये सर्कल चलता है। इट मीन्स रेपो रेट को इंक्रीज करने किया जाता है ताकि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। एट द सेम टाइम इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है जब इन्फ्लेशन इंक्रीज कर, इस इकोनॉमी में जब डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, तो उस दौरान रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई, डिमांड हो। ओके, ड्यूरिंग द कोविड-19 की बात करें तो ये कैसे सर्कल चलता है, आरबीआई लोअर कर देता है रेपो रेट ताकि बोरोइंग चीप हो जाए, सस्ती हो जाए। तो बैंक भी है, अगर बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है तो फर्दर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को भी सस्ता लोन देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी लोन की, ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिमांड करेंगे, इनकम है
डिमांड करेंगे तो जो इकॉनमी है उसमें बूस्ट देखने को, स्टिमुलेट देखने को मिलता है। तो ऐसे ही इकॉनमी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। जब भी मीटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि कैसे रेपो रेट चल रहा है, क्या इकॉनमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है, और इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। तो ये सर्कल से आपने समझ लिया कि कैसे रेपो रेट जो है इकॉनमी में वर्क करती है, राइट, ये है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वाई डिड रेपो रेट अभी जो है वो कट क्यों किया गया। अगर मैं पिछले सिनारियो देखूं स्टूडेंट, तो हमारी इकॉनमी में 2022 से इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, बहुत इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया ताकि इकॉनमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाए। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो क्यों रेपो रेट को कम किया गया और इसका इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले इकॉनमी ग्रोथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो बैलेंस करके चलते हैं बिटवीन इन्फ्लेशन और जीडीपी। मीन्स ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जीडीपी को रिड्यूस कर दो। तो बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी बहुत बहुत ज़रूरी होता है इकॉनमी में, और ये मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये के द्वारा ये किया जाता है। तो इकॉनमी में बूस्ट मतलब जीडीपी हमारा ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रहा था डे बाय डे। तो इसी को देखते हुए अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो जीडीपी डिक्लाइन हो रही है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लेना था और ये स्टेप लिया गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है अभी, अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन, अगर हम पिछले साल की बात करें तो उससे कंट्रोल में है। रेपो रेट को कम कर दिया गया कि अभी चलो ठीक है, सिचुएशन सही चल रही है। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स यहाँ पर और भी अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड में देखें तो उसको देखते हुए कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को हमें रिड्यूस करना। और कंजम्पशन को, वेरी इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन। अगर अभी आप देखोगे तो इकॉनमी में कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड बहुत रिड्यूस हमें देखने को मिल रहा है, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम है तो जीडीपी भी हमें कम देखने को मिल रहा है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिया गया। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ माइट द रेट कट इम्पैक्ट द इकॉनमी। कैसे रेपो रेट कर्ज है जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर रिडक्शन द बोरोइंग कॉस्ट, जो बोरोइंग कॉस्ट होता है, मतलब जब हम लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत मैटर करता है कि हम बोरोइंग कितना कर रहे हैं। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप लेस बोरोइंग करेंगे, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप हाई बोरोइंग करेंगी। ओके, तो यहाँ पर रेपो रेट कम किया गया, इट मीन्स यहाँ पर बोरोइंग रेट जो है वो कम है, मीन्स ज़्यादा हम बोरो करेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर की बात करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको इंटरेस्ट रेट कम नहीं मिलेगा तो वो लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इकॉनमी में। अगर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इकॉनमी की जीडीपी कहाँ से इंक्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बोरोइंग मतलब बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, और इससे रेपो रेट रिड्यूस होने से बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। अभी हम सर्कल समझ के आए, राइट। ये इससे इंक्रीज होगा इकॉनमी में, हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन रेट जो है वो कम है तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होगी क्योंकि मार्केट इंक्रीज, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी। और अगर मार्केट एक्सपेंड होती है तो उससे कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो मार्केट एक्सपेंड होगा, राइट, ये है। और इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, बट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करके चलना है कि आप रेपो रेट रिड्यूस कर रहे हो तो इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो बिटवीन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन को बैलेंस करके ये डिसीजन लिया गया है। बहुत कम सा अगर हम देखें तो रेपो रेट को रिड्यूस किया गया है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट हमें असर देखने को मिल सकता है। अब देखिए जिस प्रकार से जो सिक्के कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, नो डाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें ये नहीं इग्नोर करना चाहिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। रेपो रेट अगर हम रिड्यूस करते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन फिर भी है हमारी इकोनॉमी में। तो हो सकता है इन्फ्लेशन फिर से इंक्रीज हो जाए, ये भी कंसर्न है। ओके,
सेविंग रिटर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको पता है बैंक क्या है, डिपॉजिट करती हैं और फर्दर लोन देती हैं। बोरोइंग रेट तो कम हो गया, लेकिन डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलना है वो तो कम मिलेगा। तो सेविंग रिटर्न्स कम हो जाएंगी रेपो रेट रिड्यूस करने से। करेंसी डेप्रिशिएट, रिस्क बढ़ जाएगा, मीन्स जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो कम हो जाएंगी। वो कैसे स्टूडेंट, इंटरेस्ट अगर कम होगा, लोअर इंटरेस्ट होगा, तो डिस्करेज होगी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, अगर उनको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो वो अपनी जो है वो पैसा निकाल लेंगे, पैसे हमारी कंट्री निकाल लेंगे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे विड्रॉल कर लेंगे। ओके, जिससे हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है। तो आप अभी देख भी रहे हैं, एज कंपेयर टू डॉलर देखें तो हमारी करेंसी, हमारी रुपीस जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये सारी इम्पैक्ट भी, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है, जीडीपी इंक्रीज करने के लिए स्टेप लिया गया है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सबको बैलेंस करके चलना वेरी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी में। कौन सी वेरिएबल कैसे इम्पैक्ट करेगा, आज जो आप कर रहे हैं उसको फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सब देखा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं, आपको जो आंसर लगता है, आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, रेपो रेट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन क्या है, रेपो रेट रिड्यूस करने से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ए टू जेड मैंने आपको बताया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक और करंट अफेयर के साथ। ओके स्टूडेंट, आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपके पास जो भी हम इनिशिएटिव लाते हैं आप तक रीच हो, आप तक पहुंचे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।